कर्नाटक से हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। इसके बाद में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है इस संबंध में। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित। स्प्लिट ओवर हिजाब। तो ये जो हिजाब का मामला है, हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो विभाजित फैसला है। यानी कि इस फैसले में जो निर्णय दिया गया वो दो जज के माध्यम से दिया गया, दो जजेस के माध्यम से दिया गया, और दोनों जज जो हैं उनके ओपिनियन अलग अलग हैं। स्प्लिट ओवर हिजाब। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिजाब के ऊपर जो फैसला आया है वो फैसला एक तरीके से विभाजित है। यानी कि दोनों न्यायाधीश एक दूसरे के विरोध में नज़र आते हैं। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द हेड स्कार्फ। ये हेड स्कार्फ जो है ना, इसी का हिजाब कहते हैं। हेड स्कार्फ केस शुड नॉट लीड टू। देखो, लीड का मतलब होता है कारण बनना किसी चीज़ का, कारण बनना किसी चीज़ का। डिनाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को इनकार कर देना। ऑफ एजुकेशन राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हेड स्कार्फ, हिजाब के संबंध में, ये कारण नहीं बनना चाहिए किस चीज़ का, कि जो शिक्षा के अधिकार हैं उनको इनकार कर दिया जाए। यानी कि किसी भी हाल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस हिजाब केस के कारण जो लड़कियां हैं उनको उनके एजुकेशन राइट्स से वंचित कर दिया जाए। आगे देखते हैं। अ टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये जो टू जज बेंच है, तो यहाँ पे बेंच की एक तरीके से आप कह सकते हो बेंच को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो लिखा हुआ ना, एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टू जज बेंच। तो यहाँ पर हम जजेस नहीं बोलेंगे, ध्यान में रखना। इस तरह से जब भी आप एक नंबर का यूज करके एडजेक्टिव के रूप में अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आप बोलोगे कि 5 मेंबर टीम, 5 मेंबर्स नहीं कहेंगे ना, ध्यान रखना इसे। अ टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन अनेबल टू रिजॉल्व का मतलब होता है हल करना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरीके से संघर्ष की स्थिति, विभाजन की स्थिति, है ना, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष। बिटवीन अ गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रीडम। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जज वाली बेंच थी वो अनेबल रही, यानी कि वो इस काम को नहीं कर पाई। किस काम को? इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। किस केस को? द कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो संघर्ष चल रहा है बिटवीन, किन किन के बीच है संघर्ष? अ गर्ल स्टूडेंट्स फ्रीडम, कि एक जो लड़की है, एक जो लड़की जो कि छात्र है, उसकी स्वतंत्रता। टू वेयर अ हेड स्कार्फ। तो 2 चीज़ें हैं और इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ तो है एक लड़की जो कि स्टूडेंट है, उसकी हिजाब पहनने की स्वतंत्रता, और दूसरी ओर है स्टेट्स इंटरेस्ट, जो राज्य है यानी कि जो सरकार है उसका हित, उसके हित इन कीपिंग, बनाए रखने में, स्कूल को अ प्लेस ऑफ इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म। भाई एक तरफ तो राज्य सरकार है, वो इस बात को बनाए रखना चाहती है कि स्कूल जो है समानता का स्थान बना रहे, स्कूल जो है सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता का स्थान बना रहे। तो एक तरफ तो ये पॉइंट है कि एक तरफ तो राज्य सरकार है जो चाहती है कि भाई स्कूल जो है वो इक्वलिटी और सेक्युलरिज्म का स्थान बना रहे। दूसरी ओर एक गर्ल स्टूडेंट है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए हिजाब पहनना चाहती है। तो ये मैटर था पूरा की पूरा, इन 2 बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई क्योंकि फैसला विभाजित दिया गया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट अ क्लियर वर्डिक्ट डिड नॉट इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, निकलना।
फ्रॉम द एलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, डिटेल्ड, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब होता है रखना, प्रस्तुत करना, बिफोर द कोर्ट। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया, एक स्पष्ट फैसला जो है नहीं निकल पाया। फ्रॉम कहाँ से? द एलेबोरेट आर्ग्यूमेंट्स, कि बहुत ही विस्तृत तर्क जो है कोर्ट के सामने रखे गए, लेकिन इन तर्कों के माध्यम से भी किसी तरह का कोई क्लियर वर्डिक्ट सामने नहीं आ सका। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फॉर एंड अगेंस्ट, अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, ये जो तर्क रखे गए, फॉर का मतलब होता है पक्ष में, अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में। द कर्नाटका गवर्नमेंट्स बार, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स पक्ष में दिए गए और कुछ आर्ग्यूमेंट्स विपक्ष में दिए गए। किस चीज़ के पक्ष और विपक्ष में आर्ग्यूमेंट दिए गए? कर्नाटक गवर्नमेंट्स बार, बार का मतलब होता है रोक, किसी चीज़ पे जब रोक लगा दी जाती है ना, उसको बोलते हैं बार। तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया था? रोक लगा दी थी। किस बात पर? ऑन द वियरिंग ऑफ द हिजाब, लड़कियों के द्वारा हिजाब पहनने पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी। और ये जो काम था सरकार का, है ना, कि भाई ये जो रोक लगा दी गई थी, इसके पक्ष और विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है तर्क और वितर्क रखे गए, लेकिन कोई फैसला सामने नहीं निकल पाया। द स्प्लिट वर्डिक्ट, कि ये जो विभाजित फैसला है, परहैप्स शायद, रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है, द डिवीज़न, डिवीज़न का मतलब है एक तरीके से विभाजन को दर्शाता है, इन द वाइडर सोसाइटी, वाइडर सोसाइटी का मतलब हो गया व्यापक समाज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो विभाजित फैसला आया है, शायद इस बात को दर्शाता है कि पूरा की पूरा जो समाज है इस मुद्दे पर विभाजित है। ऑन इश्यूज, उन मुद्दों पर जो है समाज विभाजित है। कंसर्निंग, जो कि संबंधित हैं सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता से, एंड द माइनॉरिटीज़, यानी कि अगर हम अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों की बात करें, तो इन मुद्दों पर ऐसा लगता है कि व्यापक समाज जो है विभाजित है, और ये विभाजन जो है, इसी विभाजन को दर्शाता है शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब देखो, दो जज थे इसमें, एक थे जस्टिस हेमंत गुप्ता। इन्होंने क्या फैसला दिया? रिजेक्टिंग, खारिज करते हुए, द आइडिया, इस विचार को खारिज करते हुए, दैट हिजाब कुड बी वॉर्न, कि हिजाब को पहना जा सकता है, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू द यूनिफॉर्म, कि आपकी जो यूनिफॉर्म है, आपकी स्कूल की जो यूनिफॉर्म है, उसके अतिरिक्त हिजाब को पहना जा सकता है। इस विचार को खारिज करते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, हैज़ हेल्ड, उन्होंने इस बात को, देखो होल्ड का मतलब होता है किसी बात को कायम करना, मेंटेन करना, तो इस बात को उन्होंने जो है मेंटेन रखा, इस बात को कायम रखा, दैट परमिटिंग वन कम्युनिटी टू वेयर रिलीजियस सिंबल्स टू क्लास, की परमिटिंग यानी इजाज़त देना, एक समुदाय को उसके धार्मिक जो चिन्ह हैं उन्हें पहनने की इजाज़त देना, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसे स्कूल में, क्लास में उसके धार्मिक चिन्हों को पहनने की इजाज़त देना, विल बी द एंटीथेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म। एंटीथेसिस का मतलब होता है कोई बात जो कि विरोध में जाती है, जो विरोधी है ना, बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट है। ऑफ सेक्युलरिज्म का मतलब हुआ धर्मनिरपेक्षता। तो कुल मिला के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसके धार्मिक चिन्हों को क्लास में पहनने की इजाज़त देने से क्या होगा? ये सेक्युलरिज्म के विरोध में होगा, ये धर्मनिरपेक्षता के विरोध में होगा। तो ठीक है, अब ये दूसरे जज हैं, कौन? जस्टिस सुधांशु धूलिया। इन्होंने क्या कहा? ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर, कि भाई एक जज ने तो ये बात कही, दूसरी ओर दूसरे जज ने ये बात कही। ऑन द अदर हैंड
जस्टिस सुधांशु धूलिया हैज़ रूल का मतलब होता है फैसला देना। दूसरी ओर जस्टिस सुधांशु धूलिया जो है उन्होंने ये फैसला दिया दैट कि आस्किंग टू रिमूव द हेड स्कार्फ, आस्किंग का मतलब है यहाँ पे पूछना, कहना, टू रिमूव का मतलब है हटाना, द हेड स्कार्फ एट एन इंस्टीट्यूशंस गेट्स, कि कोई संस्था है उसके गेट के बाहर हेड स्कार्फ को हटाने के लिए कहना या हटाने की बात कहना, इज एन इन्वेजन का मतलब होता है अटैक, आक्रमण, ऑफ देयर प्राइवेसी का मतलब हो गया निजता, एंड डिग्निटी का मतलब हो गया सम्मान। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि किसी इंस्टीट्यूशन के गेट के बाहर किसी को उसका हेड स्कार्फ उतारने के लिए कहा जाता है तो यह उस व्यक्ति की निजता और उसकी प्रतिष्ठा पर आक्रमण है। कुल मिला के ये उसकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाना है, उसकी प्राइवेसी पर हमला करना है। द इशू, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों जो जज हैं वे अपने व्यू पॉइंट में विभाजित हैं। द इशू इज़, मुद्दा ये है, वाई अ हेड स्कार्फ, कि क्यों एक हिजाब जो है दैट डजंट इंटरफेयर विथ, इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ठीक है, और इसके साथ में हम लगाते हैं विद प्रेपोजिशन। द यूनिफॉर्म कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ चॉइस, मुद्दा ये है कि हिजाब जो कि यूनिफॉर्म में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, तो उस हिजाब को कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ चॉइस, तो ये हिजाब जो है चुनाव का विषय क्यों नहीं हो सकता। यानी कि कोई अगर अपनी मर्जी से हिजाब को पहनना चाहता है और हिजाब जो है यूनिफॉर्म के साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, तो क्यों हिजाब को पहनने नहीं दिया जाना चाहिए ना। विदाउट बीइंग का मतलब है होना, अ टारगेट ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, द्वेषपूर्ण, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो इश्यू ये है कि वाई अ हेड स्कार्फ दैट डज नॉट इंटरफेयर विथ द यूनिफॉर्म कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ चॉइस विदाउट बीइंग अ टारगेट ऑफ हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, कि जो लड़कियां हिजाब पहन रही हैं उन्हें टारगेट भी न होना पड़े, यानी कि उन्हें निशाना न बनाया जाए, किसी तरह का द्वेषपूर्ण भेदभाव उनके साथ न किया जाए। और क्या उन्हें चुनाव की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती हिजाब पहनने की, जबकि हिजाब जो है, तो कुल मिला के बात ये कही गई है कि भाई क्यों हिजाब जो है एक चुनाव का विषय नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन लिखी गई है उसमें इसी बात को जो है आप कह सकते हो कि इस बात पर जोर दिया गया है कि भाई हिजाब का इस्तेमाल है ना, कि भाई क्या हिजाब का इस्तेमाल जो है वे क्यों नहीं कर सकती, मतलब कि भाई ये उनका मैटर ऑफ चॉइस क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि ये देखने को आया है कि अगर वो हिजाब पहनती ना तो फिर उनको जो है टारगेट बनाया जाता है, यानी कि उनके साथ जो है अनफ्रेंडली है ना, द्वेषपूर्ण जो है भेदभाव किया जाता है। तो उनके साथ भेदभाव भी ना किया जाए, उनकी चॉइस को भी बरकरार रखा जाए, और हिजाब जो है वो इंटरफेयर भी नहीं कर रहा किसी तरीके से यूनिफॉर्म, तो क्या उसे परमिशन नहीं दी जा सकती। एंड और दूसरा मुद्दा ये है वेदर, कि क्या, आगे देखते हैं, द हिजाब इज़ गोइंग टू बी यूज्ड, कि क्या हिजाब को इस रूप में प्रयोग किया जाएगा। इज गोइंग टू बी का मतलब है क्या ऐसा होने जा रहा है, क्या ऐसा होगा, क्या हिजाब को इस रूप में प्रयोग किया जाएगा। टू डिनाई का मतलब है इनकार कर देना। गर्ल स्टूडेंट्स देयर राइट टू एजुकेशन, तो ये हैं दो मुद्दे। पहला मुद्दा तो ये हुआ कि क्या मैटर ऑफ चॉइस के रूप में एक लड़की जो कि हिजाब पहनना चाहती है उसे हिजाब पहनने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, और उसे अगर अनुमति दी जाती है तो साथ ही साथ उसको जो है वैमनस्यपूर्ण या अनफ्रेंडली भेदभाव का भी सामना न करना पड़े। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या हिजाब का प्रयोग इस रूप में किया जाएगा कि जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं है ना, जो लड़कियां हैं, उन्हें उनका शिक्षा का जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाए,
भाई कर्नाटक में जब मामला आया था तो वहाँ तो यही कहा गया था, भाई स्कूल में तो यही कहा गया था कि भाई हिजाब जो है उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर आप हिजाब पहन के आओगे तो लड़कियों को जो है प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जस्टिस धूलिया रिप्रेजेंट्स दिस व्यू पॉइंट। जस्टिस धूलिया जो है अपने व्यू पॉइंट को इस रूप में रखते हैं, वैन ही असर्ट, असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को मजबूती से रखना, है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात को जो है रखना। वैन ही असर्ट्स दैट, जब वो कहते हैं दैट डिसिप्लिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। जस्टिस धूलिया का कहना है कि अनुशासन और फ्रीडम, अगर इन दोनों में से चुनाव की बात आती है तो नंबर 1 पे आती है फ्रीडम। यानी कि डिसिप्लिन को फ्रीडम की कीमत पे नहीं अपनाया जा सकता। डिसिप्लिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, कि स्वतंत्रता की कीमत चुकाकर डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। ये जस्टिस धूलिया कहते हैं कि भाई फ्रीडम जो है वो सर्वोपरि है, फ्रीडम आपको, आपकी जो है फ्रीडम खो जाए ऐसा डिसिप्लिन जो है वो उचित नहीं है। ये मिस्टर जस्टिस धूलिया का कहना है। वैन ही वंडर्स, मिस्टर धूलिया जो है वो इस बात पे आश्चर्य दिखाते हैं, वाई अ गर्ल चाइल्ड वियरिंग अ हिजाब, कि क्यों एक लड़की, यानी कि लड़की है ना, एक छात्रा या एक बच्ची जो कि लड़की है, वियरिंग अ हिजाब, जो कि हिजाब पहने हुए है, शुड बी अ पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम। तो जस्टिस धूलिया कहते हैं कि एक लड़की का हिजाब पहनना पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए, कि भाई इससे जो पब्लिक ऑर्डर होता है हमारा, यानी कि एक तरीके से जो शांति व्यवस्था है एक तरीके से, तो शांति व्यवस्था के लिए क्या प्रॉब्लम है अगर कोई लड़की हिजाब पहनी हुई है तो। एंड डिक्लेयर्स, और जस्टिस धूलिया इस बात की घोषणा करते हैं दैट कि रीजनेबल अकोमोडेशन, कि रीजनेबल का मतलब है वाजिब, अकोमोडेशन का मतलब है यहाँ पे एडजस्टमेंट, ऑफ दिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई किसी चीज़ को आप फॉलो करते हो, तो ये जो हिजाब पहनने की प्रैक्टिस है इसमें रीजनेबल अकोमोडेशन दिया जाना चाहिए, वाजिब एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। और अगर हम ऐसा वाजिब एडजस्टमेंट करते हैं तो ये क्या होगा, विल बी अ साइन ऑफ मैच्योर सोसाइटी। मैच्योर सोसाइटी का मतलब हुआ परिपक्व समाज, परिपक्व है ना, तो कुल मिला के यह परिपक्व समाज का लक्षण होगा कि एक इस तरह का ये जो हिजाब है, इस तरह का एडजस्टमेंट जो कि ज़्यादा किसी तरह का कोई पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर रहा, तो ये एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। ही ऑल्सो एम्पैथाइसेस, देखो एम्पैथाइज करने का मतलब होता है किसी के साथ सहानुभूति दिखाना, किसी की भावनाओं को समझना। तो वे जो हैं जस्टिस धूलिया जो है सहानुभूति दिखाते हैं किसके साथ, विथ द पोजीशन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, कि जो लड़कियां हैं जो कि हिजाब पहनना चाहती हैं उनकी जो स्थिति है उनके साथ सहानुभूति दिखाते हुए जस्टिस धूलिया कहते हैं, हु यहाँ पे आया है इन गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, हु हैव टू ओवरकम। देखो ओवरकम का मतलब होता है पार पाना, यानी कि कई जो चुनौतियां होती हैं आपके सामने उन चुनौतियों को हराना, उनको डिफीट करना, उसको बोलते हैं ओवरकम। ग्रेटर ऑड्स, ऑड्स का मतलब होता है विषम परिस्थितियां, ऑड्स का मतलब होता है विषम परिस्थितियां। हु हैव टू ओवरकम ग्रेट ऑड्स देन बॉयज़, जस्टिस धूलिया कहते हैं कि लड़कों की तुलना में जो लड़कियां हैं उन्हें कई सारी सामाजिक विषम परिस्थितियों को हराना पड़ता है, कई सारी विषम परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। यानी कि लड़का और लड़की जब ये दोनों पढ़ाई करते हैं तो जो लड़कियां होती हैं वे चाहे किसी भी धर्म से हों, उनके सामने ज़्यादा समस्याएं होती हैं ना, उन्हें जो है मतलब पढ़ाई के लिए कई बातों पर जो है रोका टोका जाता है। टू गेट एन एजुकेशन, कि शिक्षा प्राप्त करने में लड़कों की तुलना में जो लड़कियां होती हैं उन्हें कई सारी विषम परिस्थितियों पर पार पानी होती है, कई सारी विषम परिस्थितियां जो है उन्हें डिफीट करना होता है।
तो ये जस्टिस धूलिया का कहना है कि और इस तरह से लड़की जो है किसी तरह से शिक्षा पाती है इन विषम परिस्थितियों को हटा के, तो इस बात को हम मुद्दा बना लें हिजाब को, और हिजाब को मुद्दा बना के लड़कियों को शिक्षा पाने से वंचित कर दें, तो ये अनुचित होगा, है ना, ऐसा जस्टिस धूलिया कहते हैं। आगे देखते हैं जस्टिस गुप्ता, है ना, एक और जस्टिस जो है जस्टिस गुप्ता, है ना, जो कि उन्होंने भी ये इस मैटर को जो है ढंग से सुना है और उन्होंने जो है अपना व्यू पॉइंट रखा है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जस्टिस गुप्ता क्या कहते हैं, हैज़, हाँ, तो जस्टिस गुप्ता क्या कहते हैं, हैज़ फॉर ग्राउंडेड इक्वलिटी देखो, फॉर ग्राउंड का मतलब होता है किसी को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सर्वाधिक महत्व देना, इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन एज द इसेंशियल हॉलमार्क्स, हॉलमार्क्स का मतलब हुआ चिन्ह, ऑफ अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन इन अ डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री का मतलब है विविधतापूर्ण देश, डाइवर्स कंट्री का मतलब हुआ विविधता से भरा हुआ देश। तो एक डाइवर्स कंट्री में जो धर्मनिरपेक्ष संस्था है जैसे कि स्कूल हैं, तो किसी भी डाइवर्स कंट्री में कोई भी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन जो है उसके चिन्ह होते हैं क्या, इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन। तो जस्टिस गुप्ता ने जो है इस बात को सर्वाधिक महत्व दिया है कि समानता और अनुशासन जो है बहुत ही आवश्यक चिन्ह होते हैं किसी भी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के एक डाइवर्स कंट्री में, एंड रूल्स। और इस बात को आधार बनाते हुए जस्टिस गुप्ता जो है ये फैसला देते हैं दैट कि द गवर्नमेंट वायलेट्स, कि सरकार जो है उल्लंघन करती है, द गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, कि सरकार किसी भी तरह के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती जब, एनफोर्स का मतलब है लागू करते हुए, अ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, एनफोर्सिंग अ प्रेस्क्राइब्ड का मतलब हुआ निर्धारित, कि स्कूल के लिए जो यूनिफॉर्म निर्धारित है उसको लागू करने के लिए अगर सरकार कहती है तो सरकार किसी भी तरह के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती, ऐसा जस्टिस गुप्ता ने कहा। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि भाई कोई भी डाइवर्स कंट्री है उसमें कोई भी सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है तो उस सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में इक्वलिटी और डिसिप्लिन जो है ये आवश्यक चिन्ह हैं, यानी कि इक्वलिटी और डिसिप्लिन होना ही चाहिए सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस में। और इस इक्वलिटी और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए अगर कोई गवर्नमेंट जो है जो निर्धारित यूनिफॉर्म है उसे लागू करती है तो वह किसी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। ही गोस टू द एक्सटेंट का मतलब है इस सीमा तक। जस्टिस गुप्ता जो हैं वे इस सीमा तक जाते हैं ऑफ सेइंग, ये कहते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भ्रातृत्व, भाईचारा, लोगों के बीच जो फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, भाईचारे की भावना होती है, उसको बोला जाता है फ्रेटर्निटी। तो वे इस हद तक जाते हैं, इस सीमा तक जाते हैं, ये कहते हैं वे कि कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ फ्रेटर्निटी, कि हमारा जो संवैधानिक गोल है, गोल का मतलब है आपका एम, आपका उद्देश्य, कि हमारे संविधान का एक ये भी गोल है क्या, कि लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो। तो ये जो गोल है वुड बी डिफीटेड, ये गोल जो है अचीव नहीं हो पाएगा, यानी कि हम इस गोल को प्राप्त करने में हार जाएंगे। इफ़ स्टूडेंट्स आर परमिटेड, यदि स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाती है, टू कैरी देयर अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है विजिबल, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सको, प्रत्यक्ष, रिलीजियस सिंबल्स विथ देम टू द क्लासरूम। तो जस्टिस गुप्ता जो हैं वे इस हद तक जाते हैं, ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारा जो संवैधानिक उद्देश्य है भाईचारा प्राप्त करने का, वो खो जाएगा, उस गोल को प्राप्त करने में हम हार जाएंगे यदि स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाती है कि वे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले धार्मिक चिन्हों को क्लासरूम में ले जा सकते हैं। अगर इस तरह की परमिशन दी जाती है तो हमारा जो सेक्युलरिज्म का गोल है वो खो जाएगा, ठीक है ना। ये संवैधानिक जो गोल है फ्रेटर्निटी का
उसको पाने में हम हार जाएंगे। द स्प्लिट वर्डिक्ट, कि ये जो विभाजित फैसला है, हैज़ गिवन राइज, इस विभाजित फैसले ने, देखो राइज का मतलब है इस बात को खड़े कर देना, इस बात को प्रस्तुत कर देना, राइज टू द क्वेश्चन। तो इस विभाजित फैसले ने इस सवाल को खड़ा कर दिया है, किस सवाल को, ऑफ वेदर, कि क्या, मैटर्स, फैसले, ऑन विच ओपिनियंस कुड बी शार्पली डिवाइडेड, कि ऐसे मामले जिन पर कि जो विचार हैं, यानी कि जो जजेस हैं उनके जो विचार हैं वो बहुत ही तीव्र रूप से विभाजित हो सकते हैं। हैव, तो ऐसे मामलों में हैव सिग्निफिकेंट शार्पली डिवाइडेड एंड हैव, और ऐसे मामले जिनके ऊपर लोगों के या जो जजेस हैं उनके विचार बहुत ही ज़्यादा विभाजित हो सकते हैं, और ऐसे मामले जो कि हैव सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, ऐसे मामले जिनका कि राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण होना, इम्प्लीकेशंस का मतलब है परिणाम, निहितार्थ, यानी कि ऐसे मामले जो कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुड बी प्लेस्ड, तो क्या ऐसे मामलों को रखा जाना चाहिए बिफोर डिवीज़न बेंचेस ऑफ इवन नंबर। देखो इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6, ये क्या है, इवन नंबर है। तो कुल मिला के एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि इस तरह के मामले जिन पर कि राय जो है बहुत ही ज़्यादा विभाजित है, तो क्या ऐसे मामलों को इवन नंबर बेंचेस के सामने रखा जाना चाहिए। भाई अगर मान लो ये जो फैसला था इस पर 3 सदस्यीय बेंच बनाई जाती, तो जो 2 मेंबर होते बेंच के उनका फैसला तो एक ही साइड में होता ना, और उस हिसाब से डिसाइड हो जाता। अब देखो ये जो मामला है कोई बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि इस मैटर में मात्र 2 जज थे, एक ने दिया पॉजिटिव फैसला, एक ने दिया नेगेटिव, या फिर आप कह सकते हो एक ने दिया पक्ष में, एक ने दिया विपक्ष में। अब कैसे डिसाइड होगा मामला। तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इस तरह के जो मामले होते हैं उन मामलों में जो बेंच होती है उस बेंच में जो जजेस होते हैं क्या वे इवन नंबर में होने चाहिए। इन द प्रीवेलिंग का मतलब है मौजूदा, व्याप्त, इन द प्रीवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट, कि वर्तमान में जो मौजूदा राजनीतिक वातावरण है, कर्नाटक में बात करें, द कर्नाटका गवर्नमेंट मैंडेटिंग का मतलब है इस बात को अनिवार्य करते हुए, इस बात का ऑर्डर देते हुए, आइदर अ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। तो देखो वर्तमान राजनीतिक वातावरण में क्या हुआ है, कर्नाटक सरकार ने इस बात को अनिवार्य कर दिया है, इस बात के ऑर्डर दे दिए हैं कि या तो जो निर्धारित यूनिफॉर्म है उसे पहना जाए, और एनी अ प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म और एनी ड्रेस दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी। इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, इंटरेस्ट ऑफ का मतलब है हित में, यूनिटी का मतलब हुआ एकता, इक्वलिटी का मतलब हुआ समानता, एंड पब्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ एक तरीके से शांति व्यवस्था। वाज सीन, तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इस बात को अनिवार्य कर देना कि जो भी ड्रेस या जो भी निर्धारित यूनिफॉर्म है उसको पहना जाए। क्यों, क्योंकि ये किस में है, ये जो है एकता के हित में है, समानता के हित में और पब्लिक ऑर्डर के हित में। तो ये जो ऑर्डर कर्नाटक गवर्नमेंट ने दिया, इस ऑर्डर को इस रूप में देखा गया एज मेजोरिटेरियन असर्शन। मेजोरिटेरियन का मतलब है जो बहुमत में है, जिनकी संख्या ज़्यादा है। असर्शन का मतलब क्या हुआ, असर्शन का मतलब हुआ किसी बात को फोर्सफुली रखना, बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से और बहुत ही फोर्सफुल तरीके से अपनी बात को रखना या कहना। तो कर्नाटक गवर्नमेंट का ये जो आदेश है इसे मेजोरिटेरियन असर्शन के रूप में देखा गया। इन द गार्ब ऑफ, देखो गार्ब का मतलब होता है क्लॉथिंग, आपके कपड़े, है ना, ऑफ एनफोर्सिंग सेक्युलर नॉर्म्स। एनफोर्स का मतलब है लागू करना। तो देखो धर्म निरपेक्षता के प्रावधान लागू करने के आवरण में, देखो मतलब कुल मिला के कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये जो फैसला दिया, कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो है यूनिफॉर्म पहनना ही अलाउ है, और अगर आप बिना यूनिफॉर्म आते हो तो आपको अलाउ जो है नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं
उसमें क्या हुआ है, इस वर्तमान जो राजनीतिक हालात है कर्नाटक में, और उन राजनीतिक हालातों में ये जो फैसला कर्नाटक गवर्नमेंट का है, इसको इस रूप में देखा गया है कि क्या, कि कर्नाटक में जो लोग मेजोरिटी में आते हैं, तो वे मेजोरिटी में आने वाले लोग जो हैं अपनी बात को फोर्सफुल तरीके से रखना चाह रहे हैं, और उनकी ये जो बात है ना, ये सेक्युलर नियमों के कपड़ों के आवरण में लिपटी हुई है। यानी कि सेक्युलर नियमों की आड़ लेते हुए इस फैसले को मेजोरिटेरियन जो लोग हैं कर्नाटक में, वे एनफोर्स करना चाह रहे हैं, लागू करना चाह रहे हैं ना। इस तरह से देखा गया ये पूरा की पूरा मामला, पूरे की पूरे जो राजनीतिक हालात हैं, उन राजनीतिक हालातों में कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया, उस फैसले को इस रूप में देखा गया कि भाई ये जो फैसला है ना सरकार का, ये फैसला क्या है, कर्नाटक में मेजोरिटी में जो लोग हैं उनकी बात को फोर्सफुल तरीके से कहना है ये, और ये जो फैसला है ये सेक्युलर नॉर्म्स के कपड़ों में लिपटा हुआ है। तो ध्यान रखना, गाव्स का मतलब हुआ क्लॉथिंग। बोलते हैं ना कि भाई आपने ये काम किया और इसकी आड़ में किया, इसका सहारा लेके किया। आगे देखते हैं। तो कुल मिला के ये बात देखी गई है ना, राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें कि भाई क्या किया जा रहा है कि इस आड़ में है ना, कि इनके कपड़ों में, गाव का मतलब हुआ क्लोथिंग्स, कपड़े, ऑफ एनफोर्सिंग सेक्युलर नॉर्म्स, इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहाँ पर अनुशासन, समानता और धर्मनिरपेक्षता के जो नियम हैं उनको लागू करने की आड़ में है ना। तो गाव का मतलब हो गया आड़ या फिर कपड़ों में है ना। कुल मिला के एक तरीके से मेन चीज़ें कुल मिला के उस नियम को लागू करना है ताकि जो मेजोरिटी जो चाहती है वो उनकी बात पूरी हो जाए। इस तरह से इस फैसले को देखा गया। अ वर्डिक्ट, एक फैसला दैट लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनी बना देना। दिस नॉन इंक्लूसिव अप्रोच, नॉन इंक्लूसिव का मतलब हुआ कि आप ऐसी अप्रोच, ऐसा दृष्टिकोण जो किसी को शामिल नहीं करता। आपने कोई पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने छोड़ दिया, इसका मतलब है आपकी पॉलिसी, आपकी जो अप्रोच है वो नॉन इंक्लूसिव अप्रोच है, यानी कि आपकी जो अप्रोच है वो समावेशी नहीं है। तो एक ऐसा फैसला जो कि गैर समावेशी दृष्टिकोण को कानूनी बना देता है, टू एजुकेशन एंड अ पॉलिसी, कि भाई एजुकेशन के प्रति नॉन इंक्लूसिव अप्रोच और एक ऐसी पॉलिसी दैट में लीड, जो कि कारण बन सकती है, लीड का मतलब है कारण बनना, टू डिनायल का मतलब है इनकार, ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम वीमेन, कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो अवसर है, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का जो अवसर है उसको इनकार किया जाए। एक ऐसी पॉलिसी या फिर एक नॉन इंक्लूसिव अप्रोच शिक्षा के प्रति विल नॉट बी इन द कंट्रीज इंटरेस्ट, यह अप्रोच या इस तरह की पॉलिसी देश के हित में नहीं होगी। रीजनेबल अकोमोडेशन, वाजिब एडजस्टमेंट शुड बी द कोर्स का मतलब है यहाँ पे मार्ग। तो कुल मिला के वाजिब एडजस्टमेंट जो है वह मार्ग होना चाहिए। एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक पॉसिबल, जब तक ये पॉसिबल हो सके, एज लॉन्ग एज द हिजाब और एनी वेयर, कि किसी भी तरह का जो कपड़ा पहना जाता है या हिजाब पहना जाता है किसी भी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा, है ना, एनी वेयर, चाहे वो धार्मिक हो या फिर अदरवाइज़ हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके द्वारा कुछ भी पहना जाता है, वो चाहे धार्मिक हो या फिर उसका एक तरीके से आप कह सकते हो उसकी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो, ठीक है। डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिफॉर्म, डज नॉट, देखो इस शब्द को समझना, डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, डिट्रैक्ट, इसको समझना, यहाँ से डिट्रैक्ट फ्रॉम समथिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेस वैल्यूएबल बनाना, किसी चीज़ के महत्व को कम करना। तो कुल मिला के जब तक कोई भी छात्र है या छात्रा है वो कुछ पहनता है, वो चाहे धार्मिक हो चाहे गैर धार्मिक हो, तो उसके द्वारा जो कुछ भी पहना जाता है
वो यदि यूनिफॉर्म के महत्व को कम नहीं करता है तो इस तरह का वाजिब एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। और कुल मिला के इस बात को आधार बनाकर जो एजुकेशन पाने का अधिकार है उस अधिकार से बच्चों को या व्यक्तियों को और ख़ासकर महिलाओं को वंचित नहीं किया जाना चाहिए ना। तो कुल मिला के अगर हम एडिटर का दृष्टिकोण देखें तो एडिटर फाइनली इस बात पे राजी होते हैं कि भाई रीज़नेबल अकोमोडेशन दिया जाना चाहिए ना, एक वाजिब अकोमोडेशन एडजस्टमेंट अगर थोड़ा हो सकता है तो वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, एडिटर ने अपनी बात रखी है, लेकिन देखो अभी भी ये जो मामला है ना अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, हम रीजनेबल अकोमोडेशन को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक? अब इसकी बाउंड्री कैसे निर्धारित होगी कि भाई ये रीजनेबल या नहीं है ना, तो इसको निर्धारित करने में भी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इसके लिए क्या हो सकता है कि भाई जो हमारे जो आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वे इस बात पे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब हर कम्युनिटी के लोग कह सकते हैं ना, भाई मान लो कोई कंडे डोरे पहनते हैं हाथ में, कोई गले में तावीज़ वगैरह पहनता है, कोई जो है अपनी पगड़ी बांधता है, तो इस बात के लिए फिर जो है सभी कह सकते हैं ना। तो कुल मिला के इतना आसान नहीं है ये इशू, है ना, कॉम्प्लिकेटेड तो है ये इशू, है ना।